नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकेंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यूनिट फोर्थ का टॉपिक देखने वाले हैं हम राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषताएं। फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस। भारतीय दलीय व्यवस्था के संदर्भ में उभरती हुई प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रेफरेंस टू पार्टी सिस्टम इन इंडिया। या फिर भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फीचर्स ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। या प्रजातंत्र में दलीय व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। Discuss the importance of party system in a democracy. What are the characteristics of Indian party system? भारत में दल प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप के निर्धारण में भारतीय दलीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में बहुभाषाई, बहुजातीय एवं बहुसांस्कृतिक ढांचे में बहुदलीय शासन व्यवस्था उपस्थित है, जिसमें राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों ने अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषताएं या भारतीय दलीय व्यवस्था की उभरती प्रवृत्तियां। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लेते हैं बहुदलीय व्यवस्था। उन्नीस से 1996 तक के काल में कम से कम 3 बार, कब कब, 1967 में, 1977 में और 1990 में, ऐसा लगा कि भारत की दलीय व्यवस्था द्विदलीय व्यवस्था ग्रहण करती जा रही है, लेकिन तीनों बार ऐसा नहीं हो पाया और स्थिति में थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद दलीय व्यवस्था अपने मूल स्वरूप पर आकर टिक गई। लेकिन इस प्रक्रिया में कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व लगभग समाप्त हो गया। 1991, 1996 तथा 1998 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अभ्युदय हुआ और आप अभी देखेंगे वर्तमान में ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो संपूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी और इसलिए इस बार के चुनाव में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें लेते हुए और सत्ता में आई है। तो इसने यह संकेत दिया कि भारतीय दलीय व्यवस्था एक दलीय प्रभुत्व से निकलकर द्विदलीय एवं बहुदलीय पद्धति की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि शुरू के कुछ दशकों तक कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। वर्तमान में भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, जिसमें क्षेत्रीय दलों का अत्यधिक प्रभाव है। दूसरा है संविद राजनीति के युग का प्रारंभ। संविद राजनीति, कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो 1996, 1998, 99, 2004 तथा 2009 के लोकसभा चुनाव में किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल को न तो स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और न ही वे अकेले या कुछ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मिलाकर सरकार बनाने की स्थिति में रहे। ऐसी स्थिति में एक दलीय सरकार का युग समाप्त हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर संविद राजनीति ही एकमात्र विकल्प दिखाई देता है। संविद राजनीति से मतलब है कि अन्य दो से ज्यादा दल मिलकर के सरकार बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो गतिविधि है वो संविद राजनीति कहलाती है। आंतरिक लोकतंत्र तथा अनुशासन का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र व अनुशासन, इसका अभाव। भारतीय राजनीतिक दलों में प्राय आंतरिक लोकतंत्र का अभाव और वे अनुशासनहीनता से पीड़ित हैं। मतलब उनको दल के अंदर बोलने की आजादी, अपने विचार प्रकट करने की आजादी वो नहीं होती है।
भारत में राजनीतिक दलों का निर्माण किन्हीं प्रक्रियाओं, मर्यादाओं, सिद्धांतों या कानूनों के आधार पर नहीं होता है और न ही दलों के आय व्यय का लेखा जोखा सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। 1995 से 2007 ईस्वी के वर्षों में चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों की समस्त कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने के कुछ प्रयत्न किए, किंतु स्थिति में मूल सुधार तो राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जा सकता है। चौथा है संख्या बल की दृष्टि से शक्तिशाली लेकिन विभाजित विपक्ष। शक्तिशाली और विभाजित विपक्ष। जनता दल 9वीं लोकसभा से लेकर 15वीं लोकसभा चुनाव में विपक्ष को संख्या बल की दृष्टि से शक्तिशाली बनाया है। 15वीं लोकसभा में राजग प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, ये बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिलकर के बना है, और यूपी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मिलकर के बना हुआ गठबंधन है। तो 15वीं लोकसभा में राजग प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है। ये राज्य स्तर पर भी अधिकांश राज्यों में विपक्ष पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन यह शक्तिशाली विपक्ष भी विभाजित होने की कमजोरी के कारण निर्बल बना हुआ है। वर्तमान में राजग की सरकार है, बीजेपी की ही सरकार है। पिछले ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है पूर्ण बहुमत के साथ। कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है पिछले ये दूसरे कार्यकाल के दौरान। आंतरिक गुटबंदी का विद्यमान रहना। गुटबंदी जनता दल, कांग्रेस, भाजपा और अन्य भारतीय राजनीतिक दल आंतरिक गुटबंदी के शिकार हैं। आप देखिए अभी हाल ही में मामला सचिन पायलट के द्वारा और कुछ विधायकों को लेकर के अलग हो जाना, उसके पहले 2-3 साल पहले तिवाड़ी जी का अलग हो जाना, घनश्याम तिवाड़ी का, अभी वो वापस बीजेपी में आ गए हैं। तो जनता दल, कांग्रेस, भाजपा और अन्य भारतीय राजनीतिक दल आंतरिक गुटबंदी के शिकार हैं। लगभग सभी राजनीतिक दलों में छोटे छोटे गुट पाए जाते हैं। एक वह गुट जो सत्ता या संगठन के पदों पर आसीन है और दूसरा असंतुष्ट गुट। इन गुटों में पारस्परिक मतभेद विद्यमान रहते हैं। छठा पॉइंट है क्षेत्रीय दलों की शक्ति में वृद्धि। 1989 के बाद से भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा है। वे अपने राज्यों में सत्तासीन होने के साथ साथ केंद्र की संविध सरकारों में भी शामिल हो रहे हैं तथा अपने हितों के लिए केंद्र सरकार के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं। छोटे दलों का स्वरूप दबाव समूह जैसा। भारत में कुछ राजनीतिक दल आकार और विस्तार में छोटे और सीमित प्रभाव की दृष्टि से कमजोर हैं। ये दल किसी बड़े दल के साथ मिलकर और उस विपक्ष के किन्हीं गुटों से संपर्क स्थापित करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करवाने अथवा उस दल से अपनी नीति एवं इच्छानुसार कार्य करवाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। 8वीं विशेषता है दलों में जातिवादी नेतृत्व का बढ़ता प्रभाव। जातिवादी नेतृत्व 1990 के बाद से भारतीय राजनीतिक दलों में जातिवादी नेतृत्व बढ़ा है। अब संपन्नता, योग्यता, दलीय निष्ठा के साथ साथ जातिगत प्रभाव की भी नेतृत्व की एक योग्यता बन गई है। वर्तमान संसद का स्वरूप सवर्ण जातियों के घटते वर्चस्व तथा पिछड़ी जातियों के बढ़ते वर्चस्व का परिचायक है। नवा है दलों की नीतियों व कार्यक्रमों में स्पष्ट भेद का अभाव। नीतियों व कार्यक्रमों इनमें स्पष्ट अंतर नहीं पाया जाता। भारत के राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में स्पष्ट भेद का अभाव है। विचारधारा, लोकहित, विदेश नीति, राष्ट्रीय हित आदि के साथ सभी दल समझौता कर रहे हैं। कांग्रेस गैर भाजपावाद में तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक व बीजद जैसे दलों के नजदीक आई है। भाजपा भी अपने संकीर्ण वैचारिक दायरे से बाहर निकली है और वह सत्ता प्राप्ति के लिए अनेक क्षेत्रीय दलों के निकट आई है। राजनीतिक दलों में अंतहीन अवसरवादिता।
अवसरवादिता। पिछले 1.5 दशक से या 2 दशक ही हो गए हैं, भारत के राजनीतिक दलों में विद्यमान अवसरवादिता सभी सीमाएं पार कर गई है। उम्मीदवारों के चयन में केवल व्यक्ति के जीतने के अवसर पर ध्यान दिया जाता है। राजनीतिक दलों के द्वारा व्यवहारिक राजनीति में अपराधी तत्वों को उम्मीदवार बनाने, उन्हें मंत्री परिषदों तक में स्थान देने और सभी प्रकार से उन्हें गले लगाने में कोई संकोच नहीं किया जाता। सभी तथाकथित राष्ट्रीय दलों की यही स्थिति है और इस प्रसंग में क्षेत्रीय दल तो राष्ट्रीय दलों से आगे हैं। भारतीय राजनीति की यह घोर विकृति अत्यधिक चिंताजनक है। राजनीतिक दलों में चयनित नेता की स्थिति, तो भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों में निर्वाचित नेता की नहीं वरन चयनित नेता की स्थिति है तथा नेता के चयन में परिवारवाद हावी है। कांग्रेस में नेता का उत्तराधिकार वंशानुगत बना हुआ है। अधिकांश राजनीतिक दलों में उत्तराधिकारी के रूप में वही दिखाई दे रहा है जो सर्वोच्च नेता के परिवार से जुड़ा है। निर्दलीय सदस्यों की संख्या में कमी। 1977 के चुनाव के बाद से आम चुनाव में निर्दलीय सदस्यों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और 2009 के चुनाव में भी निर्दलीय सदस्यों की संख्या नगण्य ही रही। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई दलीय व्यवस्था की। अब हम इसके स्वरूप, भारतीय दलीय व्यवस्था के स्वरूप व प्रकृति को देख लेते हैं। तो स्वरूप और प्रकृति में पहला पॉइंट हम देखते हैं बहुदलीय। विशेषताओं में से ही आंसर बन जाएगा इसका। बहुदलीय व्यवस्था, भारत में अनेक दल हैं। इस दृष्टि से कुछ विद्वान इसे बहुदलीय व्यवस्था बताते हैं। बहुदलीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसमें अनेक दल होते हैं। कोई भी एक दल बहुमत प्राप्त कर सत्ता संभालने की स्थिति में नहीं होता, बल्कि अनेक दल चुनाव से पहले व चुनाव के बाद परस्पर समझौता करके सत्ता संभालते हैं और इस व्यवस्था में प्राय राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, क्योंकि दलीय गठबंधन अनेक कारणों से बनता बिगड़ता रहता है। 1989, 91, 1996, 99, 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद बहुदलीय प्रणाली की प्रवृत्ति राष्ट्रीय स्तर पर प्रकट हुई है। दूसरा प्रकृति को समझने के लिए पॉइंट है दलीय व्यवस्था का संघीयकरण। वर्तमान में भारतीय दलीय व्यवस्था के स्वरूप की एक अन्य प्रमुख विशेषता है दलीय व्यवस्था के संघीयकरण की, फेडरलाइजेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम। दलीय व्यवस्था की यह विशेषता 1980 के दशक में प्रारंभ हुई और 1990 के दशक में इसकी गहरी जड़ें जम गई। केंद्र में पहली बार इसकी उपस्थिति 1989 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में देखी गई और इसके बाद यह प्रवृत्ति दृढ़तर होती रही है। 1996 से 2009 की अवधि में हुए लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव के बाद केंद्र में मिलीजुली सरकारों का गठन हुआ, जो बहुदलीय व्यवस्था का द्योतक है। लेकिन अधिकांश राज्यों में इस काल में द्विदलीय व्यवस्था के मजबूत होने के लक्षण भी पुष्ट हुए हैं। इस प्रकार भारत की दलीय व्यवस्था में आज दो प्रकार के प्रतिमान या मॉडल विद्यमान है। पहला मॉडल या प्रतिमान है केंद्र स्तरीय बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिमान और राज्य स्तरीय बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिमान। तो हम पहले लेते हैं केंद्र स्तरीय बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिमान। केंद्र स्तरीय बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिमान। 1977 से 2009 के काल में हुए लोकसभा के चुनाव यह दर्शाते हैं कि इस अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर दलीय व्यवस्था में बढ़ती प्रतियोगिता के प्रतिमान, अ पैटर्न ऑफ ग्रोइंग कॉम्पिटिटिवनेस इन द पार्टी सिस्टम का विकास हुआ। 1996 के चुनाव के बाद से तो केंद्र में मिलीजुली सरकारों का गठन हो रहा है, जिसमें भाजपा या कांग्रेस के नेतृत्व में दलीय गठबंधन सत्ता पक्ष एवं विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अब केंद्र में संघीय दलीय व्यवस्था की विशेषता से युक्त बहुदलीय व्यवस्था विद्यमान है। दूसरा है
दलीय व्यवस्था के राज्य स्तरीय प्रतिमान। वर्तमान में राज्यों में दलीय व्यवस्था के निम्नलिखित 3 प्रतिमान दिखाई देते हैं राज्यों में। द्विदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था प्रतिमान, द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय दलीय व्यवस्था प्रतिमान और बहुदलीय व्यवस्था प्रतिमान। जैसे हम बात करें पहले द्विदलीय व्यवस्था प्रतिमान, तो भारत के अनेक राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली में भाजपा तथा कांग्रेस 2 ही दलों का वर्चस्व है और चुनाव के बाद इनमें कोई एक दल सरकार बनाने या उसका निर्माण करने में सक्षम होता है और दूसरा दल मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाता है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आसाम ऐसे राज्य हैं जहां या तो कांग्रेस या कोई दूसरा क्षेत्रीय दल सरकार बनाने में सक्षम होता है। दूसरा है द्विध्रुवीय दलीय व्यवस्था प्रतिमान। कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा आदि में विभिन्न दल 2 ध्रुवों में ध्रुवीकृत हैं। केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में स्थायी द्विध्रुवीय व्यवस्था बनी हुई है। इन राज्यों में वामपंथी दलों के मोर्चा तथा कांग्रेस नीत मोर्चा के बीच सत्ता की सीधी प्रतियोगिता है। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के उदय तथा महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस के उदय और हरियाणा में हवीपा तथा भाजपा के बढ़ते जनाधार ने इस स्वरूप में कुछ परिवर्तन अवश्य कर दिया है। तथापि अभी भी इन राज्यों में एक पक्ष कांग्रेस है तो दूसरा पक्ष शिवसेना, माकपा तथा लोकदल चौटाला है। तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था प्रतिमान। कुछ राज्यों में जहां स्पष्ट द्विध्रुवीय दलीय व्यवस्था का निर्माण नहीं हो पाया है तो वहां बहुदलीय व्यवस्था विद्यमान है। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य इसी श्रेणी में आते हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत में जहां बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिमान विद्यमान है वहां राज्यों के स्तर पर इसकी दिशा बहुदलीय व्यवस्था से द्विदलीय व्यवस्था की ओर है। तीसरा पॉइंट है क्षेत्रीय दलों की बहुतायत। भारत में जहां अखिल भारतीय स्तर के दलों की संख्या गिनी चुनी है वहां क्षेत्रीय दलों की संख्या अत्यधिक है तथा कुछ क्षेत्रीय दल अपने अपने प्रांतों में अपना अच्छा प्रभाव रखते हैं। जैसे असम में असम गण परिषद, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक, तमिल मनीला कांग्रेस और द्रमुक, महाराष्ट्र में शिवसेना, पंजाब में अकाली दल, हरियाणा में लोकदल चौटाला, उत्तर प्रदेश में बसपा तथा सपा तथा बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आदि। 1996 के बाद 96 तथा बाद के वर्षों में हुए चुनाव में इन क्षेत्रीय दलों को अच्छी सफलता मिली है तथा कुछ राज्यों में इनकी स्वतंत्र सरकारें हैं। अगला पॉइंट है अस्पष्ट एवं अनिश्चित विचारधारा। भारतीय राजनीतिक दलों की विचारधारा सैद्धांतिक दृष्टि से बहुत कमजोर है। कांग्रेस दल का कोई ठोस, निश्चित और स्पष्ट सिद्धांत नहीं है। एक दल ने सिद्धांतहीनता को बढ़ावा देकर अन्य दलों को प्रभावित किया है। परिणामतः दलों की स्थिरता नष्ट हो गई है। 5वां पॉइंट है करिश्माई नेतृत्व पर आधारित दल। भारत में दल अपने करिश्माई नेतृत्व पर आधारित होते हैं। जैसे बीजेपी में करिश्माई नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी। परिणामतः नेतृत्व के करिश्मा में टूटन आने से दल के अंदर ही नेतृत्व का टकराव शुरू हो जाता है और दल का विभाजन हो जाता है। इस कारण कोई भी दल नीतियों का आधार लेकर संगठन पर आधारित होकर विकसित नहीं हो रहा है बल्कि करिश्माई नेतृत्व के अधीन बन बिगड़ रहा है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय दलीय व्यवस्था अभी विकास की प्रक्रिया में है। राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक वह कोई निश्चित दलीय व्यवस्था का आकार ग्रहण नहीं कर सकी है। तो ये राजनीतिक दलों वाला टॉपिक हमने किया। छोटे क्वेश्चन इसमें से ही बनेंगे जो मैं पढ़ाता हूँ उसी में से। जैसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार की दल प्रणाली कार्यरत है, इस तरह से। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बहुदलीय प्रणाली कार्यरत है जिसमें क्षेत्रीय दलों की भरमार है। भारतीय दलीय प्रणाली की 2 विशेषताएं बताइए, बहुदलीय प्रणाली और क्षेत्रीय दलों की भरमार। भारत के प्रमुख क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। तेलुगु देशम, अकाली दल,
द्रमुक, अन्ना द्रमुक, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी। द्विदलीय पद्धति वाले कोई दो देशों के नाम बताइए। ब्रिटेन और अमेरिका। 4 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, साम्यवादी मार्क्सवादी दल, बहुजन समाजवादी पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत में बहुदलीय प्रणाली की असफलता के कोई दो कारण लिखिए। पूंजीवादी विकास की धीमी गति, सांप्रदायिक तथा जातीय संगठनों का अभाव। भारत में मतदान को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो जातिवाद, आर्थिक तत्व, नेतृत्व और भ्रष्टाचार। दल बदल नियंत्रक विधेयक 1985 का किन आधारों पर महत्व है? तो यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया है। यह कानून दल बदल को दंडनीय बनाता है और गैरकानूनी घोषित करता है। दल बदल प्रक्रिया को हतोत्साहित करता है। भारत में चुनावी व्यवस्था को सुधारने हेतु 2 सुझाव दीजिए। मतदान केंद्र पर कब्जा करने वालों को दंडित किया जाए। चुनावी आचार संहिता का कठोरता से पालन किया जाए। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं और भी बन सकते हैं जो मैंने पढ़ाया है उसी में से।